राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अध्याय 4 है। राज्य एवं न्यायालय। डॉक्टर रूपा मंगलानी। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकता है। एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये 1956 में आया था। कौन सा संविधान का 7वां संशोधन, उसमें ये चीज़ ऐड की गई थी। अब है संगठन कॉम्प्रेंशन। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करे। अनुच्छेद 216। इस प्रकार अलग अलग न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। ये न्यायालय गठन के बारे में था। और अब है न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं, योग्यताएं। मतलब अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं, योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, भारत राज्य के कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद ग्रहण कर चुका हो। तीसरा, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रह चुका हो। अनुच्छेद 217 के अधीन न्यायिक पद धारण करने वाले से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायिक कार्य करता है, पक्षकारों के बीच मामलों का विनिश्चय करता है, उसे कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस भी बोल सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों यानी न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 237 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हाई कोर्ट ने नियुक्ति संबंधित प्रावधान अधिकारित हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में 99वें संविधान संशोधन के पश्चात गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान तथा 16 अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय में 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर पूर्ववर्ती कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल करने से बदला आए हैं। इस संबंध में पूर्ववर्ती एवं नवीन परिवर्तन निम्नलिखित हैं। अब अपने हैं जो इसमें पूर्ववर्ती और नवीन परिवर्तन है, उसके कुछ बिंदु हैं। बिंदु 6 अक्टूबर
को सुप्रीम कोर्ट एससी के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के निर्णय में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय संबंधी इस निर्णय को उलटते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करके दिए गए निर्णय को अंतिम माना जाएगा, ऐसा निर्णय दिया गया है। इसके पश्चात 1999 में इन प्रेसिडेंशियल मतलब उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मामले के नाम से प्रसिद्ध है। यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श लेना आवश्यक है, किंतु स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही संबंधित हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों जिससे स्थानांतरण किया गया है और जहां स्थानांतरण किया जाना है वहां के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा। दूसरा बिंदु उक्त निर्णय के पश्चात 1998 से कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसके तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व 2 वरिष्ठतम जजों का कॉलेजियम किसी नाम का चयन करता है और उसकी सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाती है। उस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम विचार करता है। अनुमोदन करके चयनित किए गए नाम को राष्ट्रपति के नाम भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति यदि भेजे गए नाम से सहमत नहीं होता है तो वह नाम को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सर्वोच्च कॉलेजियम पुनर्विचार के बाद भी पूर्व में भेजे गए नाम को यदि योग्य पाता था तो उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास उस नाम को स्वीकृति देने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता था। इसी प्रकार न्यायाधीशों का स्थानांतरण के संदर्भ में अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय यानी
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लेना होगा। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण संबंधी इस प्रक्रिया से पारदर्शिता का अभाव था तथा समय समय पर विविध न्यायिक सुधार संबंधित अनुशंसाओं में परिवर्तन की मांग की जा रही है। बिंदु नंबर 3, अप्रैल 2015 में 99 संविधान संशोधन अधिनियम से न्यायाधीशों की नियुक्ति से के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान कर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना एवं कॉलेजियम प्रणाली की समाप्ति की व्यवस्था थी, किंतु अक्टूबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया। साथ ही पूर्व की कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध माना गया। बिंदु नंबर 4, 99वें संविधान संशोधन संविधान में नए अनुच्छेद 124, 124 ए, 124 बी, 124 बी तथा 124 सी का 124 सी का समावेश किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 127, 127, 128, 128, 122, 17 यानी 217, 222 यानी 222, 224 ए व 231 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद की शर्तें, अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, अनुच्छेद 224 अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए न्यायालय की स्थापना से संबंधित था। उक्त वर्णित अनुच्छेदों में सामान्यतः जहां मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के परामर्श एवं स्तुति की व्यवस्था की थी, उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श एवं स्तुति कर दिया गया था। बिंदु 5, इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश के नाम की स्तुति, अन्य योग्यताओं एवं निर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सिफारिश करता। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग मुख्य न्यायाधीश एवं 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों के अनुसार सिफारिश करता। यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 2 सदस्य किसी नाम पर असहमत होते तो इसकी सिफारिश नहीं की जाती। नेक्स्ट पैराग्राफ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश,
केंद्रीय कानून मंत्री तथा 2 अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा चयनित कोष्ठक बंद प्रबुद्ध व्यक्ति को सम्मिलित करने की संरचना थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं तथा स्वायत्तता पर प्रभाव के आधार पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को दी गई चुनौती की याचिकाओं पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अंडर पिटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेड मामलों में निर्णय देते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय माना गया, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अमान्य तथा 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर पुराने कॉलेजियम प्रणाली को ही फिर से बहाल किया गया। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 1998 से अस्तित्व में आई कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही की जा रही है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 2 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम द्वारा नाम का चयन कर सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। भेजी गई इस सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा विचार तथा अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के पास प्रेषित एवं राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की व्यवस्था है। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीशों को नियुक्त करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 224 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के कार्य की अस्थायी वृद्धि हो, चाहे और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अवसर अवर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अपनी अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 का यानी ए
के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी या उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जब कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान में विहित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण करनी होती है। उक्त तदर्थ अपर एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 99वें संविधान संशोधन के उपरांत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की ओर से सिफारिश से की जाएगी। पदावधि टर्नओवर टेन्योर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की पदावधि तक अपना पद धारण कर सकते हैं। संविधान के 15वें संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से अपने पद का त्याग कर सकता है। यह पद त्याग उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर या अन्य किसी अन्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर तथा अनुच्छेद 124(4) के अधीन महाभियोग लगाकर हटा दिए जाने पर पद को त्याग कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित महाभियोग प्रक्रिया के समान ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा ओपन सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित बंद संसद के दोनों सदनों द्वारा समावेशित पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्रा सेन 2009 पहले ऐसे पदासीन न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में चलते महाभियोग चलाया गया। 20 फरवरी 2009 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्रा सेन ने पदच्युत के लिए उनके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 217 के तहत राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव सौंपा गया। न्यायमूर्ति सुमित्रा सेन पर कोलकाता उच्च न्यायालय की ओर से की रिसीवर के रूप में कार्य करते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप था। इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जांच के पश्चात सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृत कर उन्हें अपदस्थ करने का निर्णय दिया, किंतु लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन्होंने इस्तीफा दिया। एक अन्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व प्रमुख
न्यायाधीश पी.डी. दिनकरन ने 2010 में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं न्यायिक दुराचार की जांच कर रही समिति की सुनवाई के दौरान स्वयं के विरुद्ध महाभियोग की संभावना को देखते हुए त्याग पत्र दिया। अनुच्छेद 217 एक शायद आई है, ये कुछ भी हो सकता है, के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें निर्धारित की गई हैं। जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में विवाद होता है तब इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेंस, यानी वेतन और भत्ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारण करने की शक्ति संसद को दी गई है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनमें नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी वर्तमान समय 2015 की बात हो रही है, 80,000 रुपये प्रति माह और मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय के उक्त संशोधन वेतन 1 जनवरी 2006 से प्रभाव हुए। 2018 में और हो गए हैं तो वो अलग है, ये पुराने हैं। न्यायाधीशों की स्वाधीनता, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान ही संविधान में अनेक उपबंध बनाकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्वाधीनता की व्यवस्था की गई है। स्वाधीनता की व्यवस्था का पहला बिंदु है संविधान में अनुच्छेद 202 व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। साथ ही संविधान में निर्धारित किया गया है कि न्यायाधीशों का सदैव वेतन एवं भत्ते और अनुपस्थित या पेंशन की बाबत उनके अधिकार संसद द्वारा उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 360(4) के अनुसार उक्त अलाभकारी परिवर्तन केवल वित्तीय आपातकाल के समय ही हो पाएगा। अनुच्छेद 218 के तहत उक्त न्यायालय के न्यायाधीश को पद से उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर ही संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 220 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जिसमें वह न्यायाधीश रहा है के अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत संघ इंडियन यूनियन वर्सेस प्रतिभा बैनर्जी
में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उसके अधिकारी सरकारी सेवक नहीं हैं। वे संवैधानिक पद धारण करते हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक है। संविधान के अनुच्छेद 50, 214, 217, 219, 221 के तहत यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार का तीसरा अंग है जो दो अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि दिल्ली में नहीं, ज्यूरिसडिक्शन केंद्र सरकार के अधीन आती है वो। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज। संविधान के अनुच्छेद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 231 में स्पष्ट किया गया है कि जहां संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध करती है या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी पर विस्तार करती है, उसके अतिरिक्त राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, संसद के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार निकटस्थ संघ राज्य क्षेत्र पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया जाता है। जैसे मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन एवं दादर नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर है। इसी प्रकार 7 संघ राज्य क्षेत्र में एकमात्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। इस समय भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। जनवरी 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा के 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इन्हें शामिल करते हुए अब भारत में कुल 24, मतलब 21 पहले थे और 3 ये 24 उच्च न्यायालय हो गए हैं। देश के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एवं स्थान की स्थिति में अधिग्रहित सारणी देखते हैं भैया। सारणी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं उनके नाम। तो यहाँ 24 के 24 दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं। इलाहाबाद की स्थापना 1866 में हुई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। और आंध्र प्रदेश 1954 में हुई। सबसे पुरानी खंडपीठ यहाँ 1862 यह है, सबसे पुरानी है कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद। कर्नाटक की बेंच भी है, मुंबई वाली भी है, ये सबसे पुरानी है। और सबसे नई है छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की 2000 के अंदर है। और सबसे लेटेस्ट है मणिपुर की 2013, मेघालय की 2013 और त्रिपुरा की 2013। मेरे ख्याल से इतना ही ठीक होगा, बाकी तो बड़ी क्लोज है। महत्वपूर्ण तथ्य 18.1 महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बिंदु 1, 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम
ने इंग्लैंड की महारानी को कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना कराने के लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम उच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त है। मतलब कि 1861 में लेटर्स पेटेंट जारी हुआ और इनका निर्माण हुआ 1862 में। 3 नाम इम्पोर्टेंट है, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इनमें सबसे पुराना कलकत्ता है। 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च न्यायालय नाम परिवर्तन चलो कोई बात नहीं। विधेयक, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते थोड़ा ठीक रहेगा। हाई कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2016 बिल नाम से इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंजूरी दी गई। इसमें अधिनियम होने के बाद बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को 1996 में इसके परिवर्तन शहरों के नाम बम्बई से मुंबई, मद्रास से चेन्नई के अनुसार मुंबई उच्च न्यायालय एवं चेन्नई उच्च न्यायालय हो जाएगा। गुवाहाटी दूसरा बिंदु है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को मूलतः असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। असम गुवाहाटी नाम से जाना जाता था। असम उच्च न्यायालय को मूलतः असम उच्च न्यायालय के नाम जाना जाता था। 1971 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। बिंदु 3, कर्नाटक उच्च न्यायालय को मूलतः उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसे 1993 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का नाम दिया गया। बिंदु 4, मूलतः इसे पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसे 1966 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम दिया गया। बिंदु 5, 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा में अलग अलग उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। राज्यों के उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो कि 5 है। एक बार पढ़ते हैं। पहला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णय, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपीली सुनने का अधिकार है। दूसरा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को राजस्व संग्रह के संबंध में तथा मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं। बिंदु 3, अंतरण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 228 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न विचाराधीन है जिसका उस मामले से संबंध है, तो वह उस मामले को अपने पास भेजने का आदेश दे सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय निर्णय करके निर्णय की प्रतिलिपि सहित
पुनः उसी उच्च न्यायालय को भेजकर जिस अधीनस्थ न्यायालय से मामला अंतरित किया गया है को निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 228 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को अंतरित कर सकता है। पॉइंट 4 अधीक्षण क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन व्यवस्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण शक्ति है, जिसके प्रयोग से वह उच्च न्यायालयों अधिकरणों से विवरण मंगा सकता है। ऐसे न्यायालयों अधिकरणों के शुल्कों को नियत कर सकता है। ऐसे न्यायालयों अधिकरणों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों एवं लेखाओं के प्रारूप निश्चित करता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण की शक्ति विशद एवं असाधारण है। विविध न्यायिक निर्णयों वारियम सिंह वर्सेज अमरनाथ तथा P.N. बनर्जी वर्सेज P.R. मुखर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि इस शक्ति का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तथा विधि के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होने पर ही इसका उपयोग किया जाए। सामान्यतः यदि कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी नहीं हो एवं विधि के स्पष्ट उल्लंघन की संभावना हो तब उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 228 के तहत यदि उच्च न्यायालय को समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई साधारण विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका निर्धारण होना मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण करने की शक्ति जैसे अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, जिला न्यायाधीशों के स्थानांतरण आदि की शक्तियां प्राप्त हैं। 5वां पॉइंट, लेख जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार रीट लेख आदि जारी कर सकता है। रीट जारी करने संबंधी उच्च न्यायालयों की शक्ति उच्चतम न्यायालयों से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट निकालने की असाधारण शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य अथवा ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति तक है जिसे राज्य का प्राधिकार सौंपा गया है, यदि संविधान द्वारा प्रदत्त होने के कारण
यह शक्ति संविधान संशोधन के द्वारा ही छीनी जा सकती है अथवा कम भी की जा सकती है। रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय जहां केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की अवस्था में ही रिट निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में भी रिट निकाल सकता है। साथ ही वह सामान्य विधिक अधिकार के अतिलंघन के मामले में भी रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 के उल्लेखनीय शब्दावली किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय संविधान के अतिरिक्त अन्य विधियों के अधीन प्राप्त विधिक अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार के मामले में रीटें ही समुचित उपचार हैं। सामान्य नियम यह है कि अनुच्छेद 226 में उल्लेखित उपचार के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके विधिक अधिकारों को राज्य या किसी अन्य पंक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, किंतु अब इस परंपरा ट्रेडिशन में बदलाव आया है और पिछले कुछ अरसे से न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में निर्धारित किया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति या संघ किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार के लिए आवेदन दे सकता है जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय जानने में असमर्थ हो, बशर्त कि उसमें पर्यायहित हो। लोकहित के मामले पर लगाए गए उक्त आवेदनों पर न्यायालय द्वारा सकारात्मक रूप से विचार करने की प्रवृत्ति से लोकहितवाद का जन्म हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में लोकहितवाद के मामलों पर रिट अधिकारिता का प्रयोग कर पीड़ितों को राहत प्रदान की है, किंतु हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम छात्र अभिभावक के मामले में निर्धारित किया है कि लोकहितवाद के अधीन उच्च न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं है कि वह राज्य सरकार को अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई विशेष विधि बनाने के लिए निर्देश दे। द्वारका प्रसाद अग्रवाल बनाम वीडी अग्रवाल के मामले में न्यायालय ने व्यक्त किया कि अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदत्त उपचार एवं सार्वजनिक उपचार पब्लिक लॉ रेमेडी में इसका प्रयोग निजी विवादों के निपटारे के लिए नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 226 में प्रदत्त उपचार एक स्वविवेकीय उपचार हैं। इस अनुच्छेद के अधीन रीट के लिए आवेदन उपयुक्त समय में ही किया जा सकता है, उपयुक्त समय में किया जाना चाहिए। ऐसा न्यायालय ने निर्णित किया है कि पिछले कुछ अरसे से लोकहितवाद के सकारात्मक प्रयोग के साथ साथ उसके अगंभीर एवं सामान्य मामलों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। न्यायालय ने अपने निर्णयों में लोकहितवाद के प्रयोग
के संदर्भ में मार्गदर्शक बिंदु स्थापित करने का विधिक निर्णय में प्रयास किया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुभूत की जाती है। उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने संपत्ति संबंधी सूचना देने को नकारा था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में देश के अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संपत्ति की सूचना सार्वजनिक किए जाने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट।